हेलो गाइस, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बेंजीन पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि उसका बिहेवियर कुछ अनयूजुअल है क्योंकि उसमें डीलोकलाइज बॉन्ड होता है। अब आज हम ये जानेंगे कि जो उसमें अनयूजुअल बिहेवियर था डीलोकलाइज बॉन्ड की वजह से, वो क्यों होता है ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर और डीलोकलाइज बॉन्ड कौन सा इफेक्ट अराइज करता है। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उसी को, बेंजीन को और साइक्लोहेक्सीन को कंपेयर करें, बट हम उसको कंपेयर एक नए टॉपिक के साथ करेंगे और जिसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और एक काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? पहला तो भाई शब्द इसमें हीट, हीट से समझ में आ रहा है, हीट गर्मी, एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये एक फॉर्म है एनर्जी की। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजनेशन से क्या समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजनेशन हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, आप इसके नेम से ही पता लगा सकते हैं कि कितनी हीट इवॉल्व हुई या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हम एनर्जी नहीं बोल सकते हैं। जब हमने एडिशन कराना चाहा हाइड्रोजन का, क्या कराना चाहा? एडिशन कराना चाहा हाइड्रोजन का, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे इवॉल्व्ड ही क्यों बोला, हीट रिलीज ही क्यों हो रही है? अरे मतलब एनर्जी रिलीज ही क्यों हो रही है? क्योंकि हीट कब महसूस होगी आपको? जब एनर्जी इवॉल्व होगी। अगर आप किसी लकड़ी को जलाते हैं, अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन पे बर्न फायर लगाते हैं, तो आपको हीट एनर्जी महसूस होती है। तो एब्जॉर्ब थोड़ी ना होती है, वो रिलीज हो रही है और हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो जो सिस्टम वो क्या करता है? हीट। अगर हीट की बात करें तो एनर्जी हमेशा इवॉल्व की बात होगी। वहाँ पे हीट उसने क्या करी? इवॉल्व करी। अगर नॉर्मल सी बात करें तो यहाँ पे इवॉल्व और रिलीज भी बोल सकते हैं आप। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और रिलीज व्हेन 1 mole of hydrogen is added to the compound। अब ये हमने पढ़ लिया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व निकल रही है और रिलीज व्हेन 1 mole of hydrogen is added to a compound। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी एनर्जी निकलेगी, मतलब हीट निकलेगी, कितनी हीट निकलेगी कि जब मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करता हूँ किसी कंपाउंड में, वही हो गया हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है। अब भाई हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? अब देखिए हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अब सपोज टू भी आपके पास कोई एक एग्जांपल है, ये कौन सा है भाई? इसका नेमिंग अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, 1 2 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रॉप, और डबल बॉन्ड लगा है तो प्रोपीन हो गया। प्रॉप 1 इन भी आप इसे कह सकते हैं। और प्रॉप 1 इन में अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराना चाहूँ किसी पैलेडियम के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट होता है और ये रिएजेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मुझे कुछ एनर्जी मिलेगी, मुझे कुछ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ठीक है, मुझे कुछ एनर्जी यहाँ मिलेगी। इतना आ गया समझ में? तो जब मैं इसको तोड़ता हूँ तो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन है 2। अभी जब टूटेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, कुछ हीट रिलीज करेंगे। जो हीट रिलीज करेंगे वही होती है हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो हीट रिलीज हुई। आए समझ में? तो जो ये हीट रिलीज हुई ना इस बॉन्ड को तोड़ने में, यही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। जब हमने हाइड्रोजन को यहाँ ऐड किया तभी तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एनर्जी रिलीज हो गई, और जो एनर्जी रिलीज हुई यही है 1 मोल के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं जो हमने किया है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी यही होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आ गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझ में? अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो समझ में आ गया कि एनर्जी इवॉल्व होगी जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू एन कंपाउंड। सिंपल सी डेफिनेशन। पर अब इसका एप्लीकेशन, इसी को हम पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को हम जोड़ेंगे वहाँ अपने बेंजीन से। पहले थोड़ा बहुत इसे समझ लेते हैं यह है क्या।
तो इतना आपने पकड़ लिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कैसे वो डिपेंड करेगी, बढ़ेगी घटेगी कैसे, और कैसे किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सपोज टू मैं एक एग्जांपल ले लूँ, आपने ये दो चीज़ें हमेशा पढ़ी होंगी, एक ये एल्कीन है और एक ये एल्कीन है, दोनों 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक डबल बॉन्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे 1 2 ब्यूट 2 इन। बट देखिए दोनों के दोनों ब्यूट 2 इन है, बट फर्क क्या है, फर्क है ये दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। क्या है, ज्योमेट्रिकल, और इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर और इसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। अब हम दोनों के दोनों में क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं, और दोनों के दोनों का प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं बनेगा वो सेम ही प्रोडक्ट बनने वाला है। दोनों के दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही बनने वाला है, क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस रहना ही जाएगा। अब जब यहाँ, अब आप एक चीज़ समझिए, सिस और ट्रांस में जो आइसोमर्स होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, और इन दोनों में अगर हम नॉर्मली स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आप बोलेंगे ज़्यादा स्टेबल कैसे होता है, तो देखिए जो इसके कार्बन्स हैं, जो इसके दोनों कार्बन हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जो ये दोनों कार्बन हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे के नियर बाई हैं। तो देखिए कार्बन थोड़े ज़्यादा दूर हैं और एक कार्बन थोड़े पास है, तो एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो देखिए जब ऐसे ऐसे आएंगे तो रिपेल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन आपस में, और जब थोड़े दूर रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिपल्सन कम होगा इलेक्ट्रॉन का, या स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, बल्कीनेस कम होगी, क्राउडनेस कम होगी। यहाँ पे क्राउडनेस ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रांस वाला होगा। अब इतना तो आपने पा लिया कि ज़्यादा स्टेबल ट्रांस वाला होता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दोनों, एक ट्रांस होता है एक सिस होता है। अब देखिए मैंने प्रोडक्ट किया, तो मैंने जब हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो मेरे को क्या मिला, प्रोडक्ट मिला, ब्यूटेन मिल गया। तो मेरे को प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी भी मिलेगी, और जो एनर्जी मिलेगी वही तो मेरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, यही मेरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी जो मेरे को एनर्जी मिलेगी। अब देखिए डिपेंड क्या करता है कि मेरे को एनर्जी क्या मिलती है। तो देखिए दोनों में प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, बट मेरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, तो इसको बोल देते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ट्रांस, इसको बोल देते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस। तो कौन सी ज़्यादा होगी, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक एनर्जी ग्राफ समझना होगा। कि देखिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एडिड, अब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इसके लिए ग्राफ हमें पढ़ना होगा, एनर्जी जिसमें एक तरफ तो हम एनर्जी ले लेते हैं और एक तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन जो हुई, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, हमारी रिएक्शन कैसे कैसे हुई। तो अब देखिए मेरा प्रोडक्ट जो है वो दोनों का ही लगभग सेम बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट तो मेरा एक ही जगह एनर्जी पे कहीं ना कहीं आएगा, तो प्रोडक्ट तो मेरा कहीं ना कहीं एक ही जगह आने वाला है। तो मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे करके बना देता हूँ, तो ये तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, तो सपोज टू बी इसका एनर्जी ये है। बट आप देखिए मैंने क्या बोला था, कौन सा ज़्यादा स्टेबल बोला था, ट्रांस, क्योंकि दूर दूर है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्राउडनेस कम है, बल्कीनेस कम है। इसमें बल्कीनेस ज़्यादा है, तो बल्कीनेस ज़्यादा है, बल्कीनेस ज़्यादा है। आप देखिए तो ये स्टेबल कम होगा। अब आपने एक चीज़ तो बहुत बचपन से ही पढ़ी होगी, अभी भी आपने जब भी 9th में गए होंगे, कि अगर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी कम एनर्जी होगी, और जितना कम स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो दोनों में स्टेबल कौन ज़्यादा है, ये भाई साहब ज़्यादा है, तो एनर्जी इसकी क्या होगी, ये स्टेबल ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये क्या है, स्टेबल कम है तो एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी तो ऊपर रख दीजिए, ज़्यादा एनर्जी लेवल में है। तो ये तो हो गया सिस। अब एक हम बनाएंगे ट्रांस। अब आप देख लीजिए हमने सिस को ऊपर क्यों रखा है, हमने सिस को ऊपर इसलिए रखा है, क्यों रखा है दोबारा बता देता हूँ। सिस जो है हमारा वो क्या, उसमें स्टीयरिंग हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, क्राउडिंग ज़्यादा होगी, स्टेबल कम होगा, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। बट ये कम स्टेबल है इससे, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए इसको एनर्जी में ऊपर रखा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन का ग्राफ बनाएंगे कि जैसे जैसे एनर्जी क्या होगी कि हमारी रिएक्शन हो। तो देखिए अगर इसका ग्राफ आएगा तो कुछ ऐसे आएगा, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आना है। अब देखिए आप क्या पाएंगे, अगर मैं इसके यहाँ पे एनर्जी लेवल के डॉट डॉट कर दूँ, तो आप देखिए कि किसने ज़्यादा एनर्जी लगाई, यहाँ तक यहाँ पहुँचने में किसकी ज़्यादा एनर्जी लगी,
अब देखिए ये जो है इतना लंबा रास्ता तय करके आया और यहाँ से एनर्जी ड्रॉप बहुत ज़्यादा हुआ है, और आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ आया, इसका एनर्जी ड्रॉप कुछ कम हुआ है। तो देखिए हमने क्या पाया कि जब ये हमारा एनर्जी ग्राफ यहाँ से यहाँ गया, और अगर हम इसको देखें, इसको यहाँ से देखें, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है ये हमारे इसके लिए आया, तो इसको बोलूँगा डेल्टा सिस एच सिस। और अब मैं देखिए ट्रांस के लिए, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ आया। अब बताइए एच सिस बड़ा है कि डेल्टा एच ट्रांस बड़ा है? तो देखिए कितनी सारी एनर्जी का जो डिफरेंस आया, ये एनर्जी यहाँ इवॉल्व हुई होगी जो डिफरेंस है, तो कौन सा बड़ा है? डेल्टा सिस बड़ा है और डेल्टा एच ट्रांस छोटा है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे हमने क्या पाया, डेल्टा एच सिस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ट्रांस। मतलब सिस की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो थी वो ट्रांस से ज़्यादा थी। तो हमें ये एनालिसिस मिला कि जब हमने पाया कि जो ज़्यादा स्टेबल वाला था, तो यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल था? ट्रांस, पर उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम है। तो यहाँ से आपको क्या एक कॉन्सेप्ट मिला, क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? तो हमने यहाँ से ये फैक्टर पाया, जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस की ज़्यादा है ट्रांस से, तो इसका मतलब अगर अब मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूँ, अगर मैं स्टेबिलिटी से उसको देखूँ, तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज़्यादा होगी जितनी कम स्टेबिलिटी होगी। जितनी कम क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बोल लीजिए, ओलिफिन बोल लीजिए, एल्कीन को ओलिफिन्स भी कहते हैं। तो मेरे को क्या मिला, जितनी ज़्यादा मेरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। या मैं उल्टा बोलूँ कि जितनी ज़्यादा मेरी स्टेबिलिटी थी ट्रांस की, उतना कम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिली। तो एक फैक्टर तो मेरे को मिल गया कि अगर मेरी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो मेरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, और अगर मेरी स्टेबिलिटी कम होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। तो एक फैक्टर तो मेरे को मिल गया यहाँ से एनालिसिस करने के बाद कि मेरा जो था ये कम स्टेबल था, ये ज़्यादा स्टेबल था। तो जो यहाँ पर एनर्जी इवॉल्व हुई, जो कम स्टेबल था उसके लिए देखिए ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व हुई, और जो ज़्यादा स्टेबल था उसके लिए कम एनर्जी इवॉल्व हुई। तो जो एनर्जी इवॉल्व हुई यही तो हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी, जहाँ हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया था। तो जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया, जो एनर्जी इवॉल्व हुई, और एनर्जी लेवल डायग्राम से हमने पाया कि जो हमारा ट्रांस है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है एज कम्पेयर टू सिस, जबकि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल था लेसर बल्कियरनेस की वजह से। इसे क्या बोलेंगे? ये लेस क्राउडिंग बोल सकते हैं, लेस बल्कीनेस बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस बोल सकते हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल था। अब देखिए यहाँ से ये मिला कि अगर देखिए ये तो मेरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, तो मेरे को कॉन्सेप्ट लास्ट में मेरा ये है, जितना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम मेरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। तो इतना यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, हमने एक एनर्जी डायग्राम से इसे प्रूव भी कर दिया। अब देखिए हमने एक फैक्टर तो पहचान लिया कि जितनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होने वाली एल्कीन की। ये एक फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया। अब हम दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे, और उसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेके देखने पड़ेंगे। तो हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एक तो जैसे मेरा एल्कीन है और इसमें हाइड्रोजन ऐड करूँ, तो हाइड्रोजन ऐड करूँगा तो देखिए मेरी जो एल्कीन है इसमें 2 डबल बॉन्ड है, और जो मुझे इसकी एनर्जी मिलने वाली है इक्वल टू 60.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी पर मोल मेरी हीट निकली, मतलब इतनी हीट मेरी यहाँ से निकली। अब देखिए अभी अगर मैं इसका नॉर्मल वाला एक डायग्राम लूँ, जिसमें मैं, अब देखिए अब यहाँ पे मैं एक एल्कीन बना रहा हूँ और इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखूंगा। तो जब मेरा ये एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो जब मेरे यहाँ हाइड्रोजन लगे होंगे तो मेरी कुछ हीट निकलेगी। तो यहाँ जो हीट निकली वो निकली 30.3 किलो कैलोरी पर मोल। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे मेरे 2 डबल बॉन्ड थे, 2 डबल बॉन्ड बोल लीजिए, 2 पाई बॉन्ड थे, और यहाँ मेरा 1 पाई बॉन्ड है, और यहाँ मेरा 1 पाई बॉन्ड है उसकी 30.3 है, और यहाँ मेरे 2 पाई बॉन्ड। तो जब मैंने हाइड्रोजन ऐड किया तो मुझे एनर्जी इतनी मिली। तो आपने कुछ नोटिस किया होगा, जो मैंने हाइड्रोजन ऐड किया तो मेरी एनर्जी डबल है, जस्ट इसकी डबल है, इसकी डबल है। मतलब ये जो एनर्जी आई, हमारा जो मैग्नीट्यूड आ रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है पाई बॉन्ड पे।
तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो मेरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। और वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे। तो दो फैक्टर हमने कंपेयर किए कि जैसे जैसे मेरे पाई बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ एक पाई बॉन्ड था या दो पाई बॉन्ड थे, तो यहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जस्ट डबल हो गई। यहाँ एक पाई बॉन्ड था तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 30.3 किलो कैलोरी पर मोल रही। मतलब जितना ज़्यादा मैं पाई बॉन्ड बढ़ाऊंगा उतनी ज़्यादा मेरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ेगी, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और ओलेफिन को आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। एक अच्छा सा क्वेश्चन ऐड करूँ तो देखिए, आप क्या पाएंगे, मैं यहाँ बॉन्ड लगा दूँ और H2 लिख दूँ, तो यहाँ पे जो मेरी डायग्राम तो मेरा जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट तो सेम ही बनने वाला है, जो डायग्राम बनने वाला है। देखिए दोनों के दोनों प्रोडक्ट और जो हमारा इसका डायग्राम है वो सेम है, बट यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो थोड़ी सी कुछ और आएगी। 28.6 किलो कैलोरी पर मोल आने वाली। कितनी आने वाली है भाई? 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। तो भाई ये क्या हुआ, यहाँ तो एक ही डबल बॉन्ड है और यहाँ 30 आई, तो ये जो 2 का डिफरेंस आया, ये 1.4 का डिफरेंस आया, क्यों है? क्योंकि देखिए जो यहाँ पे हमारी एल्कीन और जो यहाँ पे एल्कीन है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग गया। क्योंकि इन दोनों में देखिए एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक ही पाई बॉन्ड है, बट एनर्जी अलग कैसे? तो एनर्जी अलग ऐसे कि इसकी कम है तो इसका मतलब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे कम है, इसकी इससे कम है, इसकी ज़्यादा है। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बट कैसे? ज़्यादा स्टेबल क्यों है? नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया कि पहले वाले में आपके दो पाई बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड था, इजीली आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया। बट इसमें तो एक ही पाई बॉन्ड है, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर काम करेगा। तो मतलब इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, इसका मतलब अगर इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है तो ये कम स्टेबल होगा, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। पर कैसे? तो देखिए कॉन्सेप्ट होता है हाइपर कंजुगेशन। अब आगे जाके मैं क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा, बट एक आइडिया तो देना ही पड़ेगा। लॉजिक चाहिए सबको, बिना लॉजिक के तो बोलेंगे क्या हो गया। जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा हाइपर कंजुगेशन का, तो देखिए जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में, इसका हम अल्फा हाइड्रोजन्स देखेंगे। क्या देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। तो देखिए ये हमारा डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, और जो ये कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन होगा, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन होगा। तो जो इसके हाइड्रोजन्स होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होने वाले हैं। नॉर्मल सी बात है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। और वहीं हम यहाँ देखें तो इन 2 कार्बन पे, ये हमारा कार्बन है तो ये इसका अल्फा कार्बन हुआ और इस पे एक ही हाइड्रोजन है, और यहाँ इस पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन्स है और यहाँ पे हमारे पास 1 अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो जब मैं आपको हाइपर कंजुगेशन आगे क्लासेस से पढ़ाऊंगा तो अभी तो सिर्फ आपको मैं ट्रिक दे देता हूँ। आपको याद रखना है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ ओलेफिन और एल्कीन। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है। जो डबल बॉन्ड है 2 कार्बन बना दीजिए, उस कार्बन, दोनों कार्बन के बगल में देखिए कौन कौन से कार्बन है। तो देखिए इस कार्बन के बगल में ये कार्बन भी है और ये कार्बन भी है, देखिए तो दोनों के दोनों अल्फा कार्बन भी है, और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। तो यहाँ मेरे देखिए 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन और 2 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन थे, और यहाँ मेरा ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन था, क्योंकि देखिए इन दोनों के आसपास सिर्फ यही कार्बन है जो अल्फा है, और दूसरा वाला तो बीटा हो जाएगा उसके ऊपर वाला, तो हमें सिर्फ अल्फा देखना है। तो इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपने? मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कंजुगेशन, और मोर विल बी द हाइपर कंजुगेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओलेफिन बोल लीजिए या एल्कीन बोल लीजिए। तो मोर द हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा कैसे होगा? मोर द अल्फा हाइड्रोजन्स। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। पहला स्टेप, काउंट द अल्फा हाइड्रोजन्स, देन मोर द अल्फा हाइड्रोजन्स मोर विल बी द हाइपर कंजुगेशन, मोर विल बी द हाइपर कंजुगेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। खत्म। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा, नॉर्मल सी बात है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। और याद रखिएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जैसे इन्वर्सली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ ओलेफिन और एल्कीन के, वैसे ही डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। ठीक है। अब देखिए हमें बेंजीन और साइक्लोहेक्सीन कुछ को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे कि भाई ये क्या नया कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हमारा जो बेंजीन में हम वापस आ रहे हैं, हमने डीलोकलाइज बॉन्ड प्रूफ कर दिया था, तो डीलोकलाइज्ड है, अनसैचुरेशन का टेस्ट भी नहीं देता,
तो भाई वो अनयूजुअल बिहेवियर क्यों दिखा रहा है, और उस अनयूजुअल बिहेवियर में जो उसका डी लोकलाइज बॉन्ड है उससे कौन सा इफेक्ट अराइज होगा, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं अपने बेंजीन को। तो ये हमारा बेंजीन है और ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है जो हमने पिछली बार लिया था। और इसके बाद हम एक और ले लेते हैं, तो देखिए अब हम क्या करेंगे इनकी नेमिंग। तो ये हो गए हमारे बेंजीन साहब, ये हो गए हमारे साइक्लोहेक्सीन साहब। तो देखिए अब इस पर नेमिंग कर लेते हैं। अगर मैं नेमिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 साइक्लोहेक्स 1,4 डाइईन। तो ये डाइईन है, ये इसमें एक ही बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें 3 बॉन्ड है। और हम एक और का कंपैरिजन करना चाहें तो कंपेयर कर ले यहाँ पे। अगर हम इसकी हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर लीजिए 1 2 3 4। तो साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन। तो हमने 4 कंपाउंड्स ले लिए यहाँ पे 1 2 3 4, जिसको हम थोड़ा कंपेयर करने वाले हैं स्टेबिलिटी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। तो इन सबको मुझे एक्सप्लेन करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अभी आपको पढ़ाया कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है डेल्टा एच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड्स पे करता है, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि स्टेबिलिटी कितनी होगी। ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। एल्कीन बोले या ओलेफिन बोले, जो बोले, एक तो यह आपने दिमाग में रखना है आपने। अब देखिए यहाँ कंपेयर कीजिए, यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, और यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला था, नॉर्मल सी बात, जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होनी चाहिए। एक एक करके आपको हमने इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखनी है और देखनी है कि किसकी ज़्यादा आएगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अब सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं साइक्लोहेक्सीन से। तो हम इनको नेमिंग दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी। आपको याद रखना है ए बी सी डी, हमने इनके नेमिंग ले ली है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा क्या होता है। तो सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सीन को लेते हैं। अगर बी को मैं ऐड करूं हाइड्रोजनेशन तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनने के बाद मुझे इतना देखना है कि बी का हाइड्रोजन करने के बाद मेरी एनर्जी कितनी निकल रही है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जो बी मैं साइक्लोहेक्सीन की करूंगा तो मेरी आती है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ये मेरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आई, क्योंकि एक ही बॉन्ड था लगभग, तो एक बॉन्ड की हमारी भी वहाँ पे कुछ ऐसी आई थी। अब हम देखेंगे वहीं पे 2 बॉन्ड वाले जो हैं, ये 2 बॉन्ड वाले हमारे पास हैं। तो हम पहले सी को ले लेते हैं। तो सी को ऐड करेंगे हमें तो एनर्जी मिलेगी, वो मिलेगी 57.2 किलो कैलोरी पर मोल। और हम देख लेते हैं हम डी को। डी हमारे मतलब ये 1,3 वाले को देखते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो थोड़ी इससे कम मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला हो जाता है कि ये कम क्यों मिल रही है। ये देखिए, ये थोड़ा सा गैप है। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इन दोनों के पास सेम डबल बॉन्ड है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया, बट कहीं ना कहीं ये यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा होगा। समझ में आया ना, एक फैक्टर हमने सिमिलर कर दिया तो दूसरा फैक्टर लग रहा होगा, मतलब यहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कुछ कम है। अगर यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कुछ कम है तो यहाँ कुछ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब वो कैसी होगी वो हम देखेंगे। अच्छा, अब ऐसी जब हमने पाया तो हम ए के पास गए, तो ए में जब हम बेंजीन में हमने ऐड किया तो देखिए ये तो साइक्लोहेक्सीन था, बी, सी और डी में इतना फर्क था कि ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सीन 1,4 डाइईन था और जो डी था वो 1,3 था। ये वाला थोड़ा सा फर्क था, अब दिखाऊंगा फर्क बहुत आ जाता है। यहीं से हम थोड़ा इफेक्ट अराइज होगा एक, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ए का जब हमने हाइड्रोजनेशन किया, जो हमें एनर्जी मिली वो ऐसी मिली कि आप सोच ही नहीं सकते। जबकि इसमें 3 बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जब एक बॉन्ड के लिए 28 है
दो बॉन्ड के लगभग 55 और 57 है, तो 3 के लिए कुछ लगभग 85 कुछ होनी चाहिए। बट इसकी जो एनर्जी निकल के आती है कि जब एक बॉन्ड के लिए हमने एनर्जी निकाली, पाई बॉन्ड के लिए एनर्जी निकाली, तो लगभग हमारी वो आ रही थी 28.6। तो जब दो पाई बॉन्ड के लिए निकाली तो लगभग वो जो एनर्जी आ रही थी 57 आ रही थी, अप्रोक्स कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और जब हमने वो 3 पाई बॉन्ड के लिए निकालनी थी तो वो एनर्जी क्या आनी चाहिए थी, वो एनर्जी अगर आप 3 से करेंगे तो 80 किलो कैलोरी आनी चाहिए थी। क्या? किलो कैलोरी पर मोल। ये आनी चाहिए थी बेंजीन की, बट आई नहीं। मतलब ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए थी, ये वैल्यू होनी चाहिए थी। मतलब ये एक हम कहें कि हमने एक थ्योरेटिकली सोच लिया तो हमारी एक वैल्यू थी, थ्योरेटिकल वैल्यू थी, ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू थी, ये आनी चाहिए थी, मतलब ये होनी चाहिए थी। अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाएं, बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ कुछ और। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें ये मिल गई और ये हमारी आई है, ये वैल्यू हमें मिली है। ठीक है, तो ये वैल्यू होनी चाहिए थी 85.8, मिल गई 49.8। तो यही तो है अनयूजुअल बिहेवियर। मतलब इसकी जो वैल्यू है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की 3 पाई बॉन्ड की वजह से 85.8 होनी चाहिए थी, बट हमें वैल्यू मिली 49.8। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये आई, थ्योरेटिकल वैल्यू ये है। इसका मतलब इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कम हुई है 3 पाई बॉन्ड होते हुए। वैसे इन दोनों में भी कुछ फर्क था, तो यहाँ तो इसका कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हम, बट इन दोनों में कुछ फर्क था, दो की वैल्यू का फर्क था कुछ। तो यहाँ भी कुछ ऐसी आता है। देखिए तो जो ये बॉन्ड है अगर आप देखेंगे तो ये जो देखेंगे तो लोकलाइज्ड, ये बॉन्ड भी और ये बॉन्ड भी लोकलाइज्ड। और आप जब देखेंगे तो इन बॉन्ड की तरफ देखेंगे, ये जो बॉन्ड थे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, डीलोकलाइज्ड। यहां स्टेबिलिटी का फर्क पड़ जाता है, जो ये 2 का डिफरेंस आया। ठीक है, तो अब भाई हम ये जो इतना 2 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि इसमें 2 बाइंड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, बट ये डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है? तो देखिए हमने एक चीज, एक नया टर्म पढ़ते हैं यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्योंकि ये रेजोनेंस एनर्जी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक नया इफेक्ट अराइज होता है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। ऐसा क्यों हो रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्या है कॉन्सेप्ट? तो वो कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये बॉन्ड जो है वो लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, मूव करते हैं। तो मूव करने की वजह से इसके अंदर एक रिंग करंट आता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा तो हम बोलते हैं ना यहाँ बिजली करंट, तो एक रिंग करंट आता है। उस रिंग करंट की वजह से एक इफेक्ट अराइज होता है जिसे हम रेजोनेंस बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो इफेक्ट अराइज हुआ रेजोनेंस, जिसकी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कि इफेक्ट अराइज हुआ, ये जो इफेक्ट है हम बोलते हैं थोड़ा स्टेबिलिटी देता है। तो ये स्टेबिलिटी कैसे दे रहा है? तो हमने उसको एक नाम दिया रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस जो एनर्जी होती है ये हमारी देखिए थ्योरेटिकल वैल्यू थी और ये थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो माइनस मैं ले लूँ, इन दोनों को माइनस करके अगर मैं बोलूँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी मेरी ये थी और थ्योरेटिकल वैल्यू मेरी कुछ ये थी। प्लस माइनस का फर्क आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो सिर्फ एनर्जी को रिलीज और ऑब्जॉर्व का बताता है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो जब मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो अगर देखिए मैं रखता हूँ 49.8 माइनस 85.8 किलो कैलोरी पर मोल, तो कहीं ना कहीं मुझे 36 किलो कैलोरी मिलती है। तो ये 36 किलो कैलोरी पर मोल ये मेरी एक रेजोनेंस एनर्जी हो गई। तो देखिए जितनी ज़्यादा ये रेजोनेंस एनर्जी होगी, जितना 3 पाई बॉन्ड के लिए होना चाहिए था उतना नहीं है। तो जितना एक गैप बढ़ेगा इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रियल में जो एक्सपेरिमेंटल है जो मिली है वो कम हुई है। मतलब अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हुई है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी मतलब उतना ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट होगा।
तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिंग करंट होता है, वो रेजोनेंस इफेक्ट हो गया। आगे हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये बेंजीन में, तो बेंजीन में क्या पाया कि यहाँ कुछ ना कुछ रेजोनेंस इफेक्ट था, 3 पाई बॉन्ड की वजह से ये एनर्जी होनी चाहिए थी पर मिली ये। तो जो ये एनर्जी मिली, हमने सोचा यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी बड़ी होगी तभी ये कम हुई है, स्टेबिलिटी बड़ी होगी, तो हमने उस स्टेबिलिटी को दे दिया रेजोनेंस इफेक्ट। और उस रेजोनेंस इफेक्ट को हम पढ़ते हैं रेजोनेंस एनर्जी से। और रेजोनेंस एनर्जी होती है हमारी जो एक्सपेरिमेंटल माइनस टीवी या टीवी माइनस एक्सपेरिमेंटल कर लीजिए, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, एनर्जी माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा। 36 किलो कैलोरी पर मोल हमारी एनर्जी रिलीज हो गई। अब ये एनर्जी रिलीज हो गई हमारी, तो ये एनर्जी रिलीज हुई तो हमारा मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई, तो हमने उसको रेजोनेंस एनर्जी नाम दे दिया। अब रेजोनेंस एनर्जी दे दिया तो इसका ये अनयूजुअल बिहेवियर जो होता है वो रेजोनेंस की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हम प्रूफ कर पाए कि जो ये हम अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है वो रेजोनेंस की वजह से कर रहा है। और आप देखिए इन दोनों में पाएंगे तो यहाँ थोड़ा बहुत रेजोनेंस होगा और यहाँ नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इसकी स्टेबिलिटी ना थोड़ा बहुत इसमें भी रिंग करंट आने का ट्राई होता है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है ये लोकलाइज नहीं होता कंप्लीटली, ये भी थोड़ा डीलोकलाइज होता है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हुई है। ठीक है, आए समझ में? तो क्या है, जितनी ज़्यादा तुम्हारी स्टेबिलिटी होगी, हमारे जो बेंजीन की जो इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, कैसे हुई? वो कुछ ना कुछ रेजोनेंस इफेक्ट से हुई। और रेजोनेंस इफेक्ट कैसे आता है? जब तुम्हारे जो बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, जब रिंग करंट आता है, उसे एक वर्ड बोलते हैं रिंग करंट। इसको हम और क्लासेस में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट को। बट यहाँ पे क्या पढ़ना है, आपको इतना याद रखना है कि इसकी जो ये अनयूजुअल बिहेवियर था, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 49.8 आई और जो आनी चाहिए थी 85.8। इसका मतलब जो एनर्जी का गैप था, क्योंकि जो जितना ज़्यादा ये गैप होगा, याद रखिएगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ से मैं ये भी तो प्रूफ कर सकता हूँ कि रेजोनेंस इफेक्ट से क्यों स्टेबिलिटी मिलती है। तो हमने यहाँ से ये पाया कि हमारी बेंजीन की वैल्यू कम मिली, इसका मतलब इसके अंदर हमने माना कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिंग करंट है, रिंग करंट को हमने रेजोनेंस बोल दिया। ठीक है, रेजोनेंस बोल दिया तो उसकी कुछ एक रेजोनेंस एनर्जी हुई। तो देखिए हमने क्या पाया कि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी थी उतना ज़्यादा इन दोनों का गैप होगा, जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ये कम होने वाली है। अगर ये और कम होती तो ये बढ़ जाती। तो जितनी ज़्यादा तुम्हारी ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा रेजोनेंस बढ़ने वाली है, रेजोनेंस एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी, तो अगर ये कम होगी तो ये बढ़ेगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो रही है, तो जितनी ये कम हो रही है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से मैंने लगा लिया कि रेजोनेंस एनर्जी जो है, जो जिस चीज़ में भी रेजोनेंस होगा वो स्टेबलाइज ज़्यादा होगा ही होगा। तो देखिए हम ना बेंजीन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते रेजोनेंस से, इसके लिए हम इसका एमओ डायग्राम भी पढ़ते हैं। तो इसके हम नेक्स्ट क्लास जो लेंगे उसमें हम इसका एमओ डायग्राम पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने जो इसका हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जो बेंजीन है उसके अंदर कुछ डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है मतलब वो मूव कर सकते हैं, और मूव करते होंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करता होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता होगा तो रिंग करंट आता होगा, रिंग करंट आता होगा तो कोई एक इफेक्ट अराइज होता है जिसे हमने नेम किया रेजोनेंस। उस रेजोनेंस की वजह से देखिए अब क्या हो रहा था, मैंने नाम दे दिया रेजोनेंस, पर मुझे नहीं पता कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं। तो उसका प्रूफ क्या है कि जब मैंने 1 पाई बॉन्ड के लिए निकाला तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतनी थी, 2 पाई बॉन्ड के लिए इतनी आनी चाहिए थी, 3 के लिए इतनी आनी चाहिए थी, पर 3 के लिए इतनी आई नहीं, 3 के लिए इतनी आ गई। तो मतलब यहाँ कुछ एनर्जी कम हो गई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ये बढ़ रही होगी। तो हमने इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमने रेजोनेंस एनर्जी एक नाम दिया कि बीच में जो एनर्जी का गैप है इसे रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी आ रही होगी, तो उसको हमने रेजोनेंस एनर्जी बोला। तो एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल तो हमें जो वैल्यू मिली वो 36 मिली। तो 36 देखिए जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना ज़्यादा गैप होगा थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में, तो जितनी कम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू कम आएगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हमारी ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ये कम होगी। तो मतलब ये लगा लीजिए जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ये वैल्यू कम आने वाली है, और जितनी ये तो फिक्स है ना, ये तो हमने फिक्स कर लिया थ्योरेटिकली। तो जितनी वैल्यू कम आएगी उतना डिफरेंस बड़ा होगा, जितना डिफरेंस बड़ा होगा आपको पता है कि जितनी कम होती है उतना ज़्यादा होता है, इन्वर्सली है। तो नॉर्मल सी बात है, क्या निकल के आया कि जितनी ज़्यादा, कंक्लूजन ये है कि जितनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होती है।
ठीक है, या उल्टा बोलूँ, जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और यहाँ पे जितनी कम आपकी इसकी वैल्यू आ रही है उतना बड़ा गैप होने वाला है, तो जितना बड़ा गैप होने वाला है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो हमने इंटरकनेक्ट कर लिया, तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड कर रही है लोअर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जितनी कम वैल्यू इसकी होगी उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, और जितनी इसकी वैल्यू कम थी उतनी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेजोनेंस है, हम ये प्रूव कर गए कि रेजोनेंस इफेक्ट है जिसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी में। तो स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो स्टेबिलिटी को मजबूत कर रहा है किसी भी, कि अगर किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस आया तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है। ये हमने पॉइंट अभी तक हमने कंक्लूड किया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका एमओ डायग्राम पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम। तो एमओ डायग्राम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे और थोड़ा आपको समझाएंगे कि एक्यूरेटली बेंजीन इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है, और इतना ज़्यादा उसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी से थोड़ा बहुत हमने, ठीक है, हमने बता दिया था प्रूफ करके कि, पर हम और एविडेंस देंगे। अब हमने एविडेंस नंबर 1 दे दिया, अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बेंजीन, कि इसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है 36, तो इसके अंदर स्टेबिलिटी हो गई। अब देखिए, जैसे यहाँ पे भी तो कह सकता हूँ मैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी बोलना चाहूँ तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू मेरी ये है 57.2, बट मेरी एक्सपेरिमेंटल क्या आई है, तो दोनों को माइनस कीजिएगा तो कुछ 1.8 का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब डी के अंदर, इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी 1.8 है किलो कैलोरी पर मोल, मतलब इसके अंदर कोई एनर्जी है रेजोनेंस, तो मतलब इसके अंदर रेजोनेंस है। रेजोनेंस है तो कुछ ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए इसकी वैल्यू देखिए कम आई है। तो कंक्लूजन यही हुआ कि जो ये अनयूजुअल बिहेवियर आ रहा था, इसके अंदर कुछ ना कुछ एक रेजोनेंस इफेक्ट था, और रेजोनेंस इफेक्ट को हमने रेजोनेंस एनर्जी के टर्म में नाम दिया, क्योंकि हमें समझाना था एनर्जी थी। तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो एनर्जी डिफरेंस है रेजोनेंस एनर्जी, तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर आपकी जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल आएगी, और जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल आएगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है। तो इंटरकनेक्ट कर लीजिए, रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। जितनी कम वैल्यू होगी, और जितनी कम वैल्यू होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, उतनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होने वाली है, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका एमओ डायग्राम पढ़ेंगे और एक और एविडेंस देंगे कि बेंजीन इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एमओ डायग्राम पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।